नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपके पीआरटी यानी प्राथमिक स्तर पे पूछे गए थे। ये प्रश्न आपके जुलाई 2013 के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों के में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, ये पूछा गया, यानी इसका क्या उद्देश्य है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों, इसके पहले हमने और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है, आप लोग एक बार जाकर चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है, पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। तो आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग मन में ही आंसर गेस कीजिएगा, क्योंकि अब पूरा ऑप्शन देखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और पूरे 30 प्रश्न हमको एक ही वीडियो में देखना है। तो आपके समय का बचत हो, इसलिए हम चाहते हैं कि केवल हम लोग प्रश्नों को और आंसर को देखते चलेंगे, यानी रिवीजन के तौर पे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न निगेटिव है, तो ऑप्शन आंसर में भी हम लोग निगेटिव ढूंढेंगे, कौन सा हमारा सही जवाब होगा। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब ए होगा, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो हमने बताया था कि जहाँ भी रटना, याद करना, दंड देना, ये सभी किस में आता है, निगेटिव टैग वर्ड में आता है। तो यहाँ पर इसलिए पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम निगेटिव वाला ही आंसर लगा रहे हैं। देखिए, विचारों अभ्यासों पर करने योग्य बनाना, बच्चों को समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में, ये भी सकारात्मक है। बच्चों के सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना, विविधता आ गया, बहु एक से अधिक आ गया, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव में हमारे आते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अगर ध्यान में रखते हुए आंसर लगाएंगे, तो आपके प्रश्न के आंसर गलत होने के बहुत कम चांस रहेंगे। तो अगला प्रश्न है साथियों की, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसी सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा, यानी प्रश्न हमारा पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव ही जाएगा, कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन रिक्त स्थान को, यानी किसको शामिल नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग ये जो है नहीं शामिल करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये सभी सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। अब इसमें ये पूछा गया है कि इन क्रियाकलाप में से आपको ये बताना है कि कौन से हैं जो जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं।
तो थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा ताकि सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख सके। कह रहा है कि कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए क्या है जिम्मेदार है। तो देखिए, बांस से टोकरी बीनते हैं, बांस से टोकरी बीनते हैं तो इससे जो है वन गायब नहीं होते हैं। गिरे हुए पत्तों से अगर हम पत्तों से पत्तल बनाते हैं तो इससे भी गायब नहीं होते हैं। बाज़ार में बेचने के लिए पत्तियाँ एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं तो इससे भी गायब नहीं होते हैं। देखिए, खानों का उत्खनन खुदाई करेंगे तो उस खुदाई में जितने भी पौधे आएंगे वो वहाँ से यानी नष्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बांधों का निर्माण करते हैं तो मिट्टी की खुदाई करके ही तो बांध बना जाता है, तो वहाँ भी क्या होते हैं, पेड़ नष्ट होते हैं। तो ए और बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, कांसा, लोहे, चांदी तथा स्वर्ण, ये वाला आंसर नहीं है। एक तत्व है, कहा गया है कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये वाला सही है। और अगला कह रहा है कि कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप की मूर्ति बनाई जाती है, तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी सही है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर केवल बी और सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गांधीधाम यानी गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसे सफ़र यानी यात्रा की दिशाएं उसकी जो है क्या होगी, दिशा पूछा जा रहा है। तो उसकी दिशा होगी, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए, गांधीधाम यानी गुजरात का कोई रहने वाला व्यक्ति है जो पहले भोपाल जाता है और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और तब हम यहाँ पर देखेंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे मैप में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये गुजरात है, गांधीनगर, और यहाँ पर आपका भोपाल है, मध्य प्रदेश। सबसे पहले ये समझिए, ऊपर उत्तर होता है यानी नॉर्थ, नीचे साउथ होता है यानी दक्षिण, और दाएं साइड में ईस्ट यानी पूरब होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं किधर जा रहा है, ईस्ट, पूरब। अब यहाँ से कह रहा है कहाँ जाना है, हैदराबाद। तो हैदराबाद जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे यानी कि दक्षिण। तो हमने आंसर ये लगाया था, पहले पूरब दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आपको सीधा मैप देखना पड़ेगा, बिना मैप के नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ये पहले कहाँ है, गुजरात देख रहे हैं, पश्चिम में है, तो पहले कहाँ जाएगा, पूरब, मध्य प्रदेश भोपाल। अब यहाँ से नीचे जाना है हैदराबाद, तो नीचे क्या है, दक्षिण है। अभी हमें बताया नीचे साउथ दक्षिण है, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर है, राइट में ईस्ट यानी पूरब है। तो पूरब जाएगा फिर दक्षिण जाएगा, तो बी वाला हमने ऑप्शन लगाया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी पूछा जा रहा है किलोमीटर में। ये शायद सेंटीमीटर में दिया गया है और किलोमीटर में पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी के लिए आपको 15 से गुणा करना पड़ेगा 110 में। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1650 मीटर। जब इतना आपको मिल जाएगा मीटर, तब इसको आप किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.650।
इतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, 1.650 किलोमीटर यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो ए के साथ आंसर हमारा जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, यानी किसका भाग है ये पूछा गया है, तो ये नेपाल का भाग है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। देखिए दिया गया है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, और करा कि पूरे ग्रुप के आगे चलना। देखिए आगे नहीं चला जाता है, ग्रुप के पीछे पीछे रहा जाता है। जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना। देखिए रुकने के लिए नहीं कहा जाता है, उनको कैसे भी लेकर साथ चला जाता है, या फिर उन्हें उनके ठहरने का अच्छे से इंतजाम किया जाता है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये सही है। और ये कह रहा है कि रुकने का और आराम करने का अच्छी जगह ढूंढना। तो ए, डी और ई हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो साथियों वो है वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना के आने से चक्र से गुजरता हूँ। देखिए इतना अगर आपको पहले से आपने पढ़ा है इस बीमारी के डिजीज के बारे में, तो आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो साथियों यह पीड़ित है मलेरिया से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों अगला प्रश्न है कि अल-बरूनी कौन था? साथियों जो अल-बरूनी था वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस तरह से देखते हैं? तो रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वह हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद में ही देखते हैं, यानी देख सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हाथियों के झुंड में सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं हाथियों के बारे में, इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो देखिए कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी क्या होती है? पूरे झुंड की नेता होती है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर केवल हमारा ए और सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी जो कि ऑप्शन सी में है, यहाँ पर देख सकते हैं। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह साथियों की पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पराग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो यहाँ पर साथियों आपको ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बेचने को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? यानी इसका कारण पूछा गया है। तो पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए यह जो है अपना गर्दन बार बार चारों तरफ हिलाते रहते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर, देखिए हीमोग्लोबिन या खून या फिर आयरन की जो गोली दी जाती है रक्त अल्पता में दिया जाता है, रक्त अल्पता में यानी जब खून की कमी होती है। तो ये पूछा गया है कि कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, यानी किस में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन।
तो यहाँ पर आपका आंवला, हरी पत्तियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ या फिर गुड़। यहाँ पर हरे पत्तेदार सब्जियों के पालक भी आ सकता है। तो यहाँ पर गुड़ वाला और आंवला वाला, हरे पत्तेदार सब्जी वाला ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, यानी बाहरी जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका यह है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, यानी करने का क्या उद्देश्य है। तो साथियों ऐसा इसलिए किया गया है कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रख के तब आंसर लगाइएगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये जो है नहीं है, ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये साथियों की पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्चा को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो यहाँ भी पूछा गया है कौन सा पूरा नहीं करती है, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ये पूछा गया है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि खंड के में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। वह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने के में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। यदि शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को व्यवस्था करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है और शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। कह रहा है कि उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है। तो साथियों यहाँ पर जो है सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न साथियों कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या या फिर संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। कर रहा है कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक
नहीं है ये पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न का आंसर देना है। तो भी सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो भी के साथ आंसर ले जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर साथियों हमारे पूरे प्रश्न 30 पूरे हो चुके हैं। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले टॉपिक में। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो आप सभी के मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।